मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आपके इस बयान के मायने क्या हम ये मानकर चलें कि आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव जेजेपी बीजेपी एक साथ लड़ने वाली है? देखिए, जब हम एनडीए के घटक दल हैं तो अंडरस्टूड है, इसमें तो कोई बात कहने वाली नहीं। हम तो पहले ही मिलकर के एक दूसरे को साथ लेकर के सरकारें चलाते रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं, और अब भी ये मान के चलें कि 4 वर्षों से लगातार गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। तो एनडीए की जो मीटिंग हुई उसमें जो निमंत्रण मिला, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए, तो उसमें एक मोहर लग गई कि हम घटक दल वाकया उसमें जो है ना, जब उन्होंने पहली मीटिंग बुलाई एनडीए की, सभी लोग गए, हम लोग भी गए, तो चुनाव तो मिलकर ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल निशान जी, ये सवाल और बड़ा इसलिए हो जाता है और अहम भी क्योंकि हम लगातार देखते रहे कि जो आपका अभी का गठबंधन भी है ये चुनावों के बाद का गठबंधन था। यानी जब लोकसभा आपने विधानसभा में गठबंधन में आप आए तो 10 सीटें आप जीत चुके थे और आप किंग मेकर की भूमिका में थे। तो ऐसे में हम ये मानकर चलें कि प्री पोल अलायंस लोकसभा में जेजेपी बीजेपी का रहने वाला है। देखिए, वो अलग बात थी कि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़के आफ्टर इलेक्शन हम लोग इकट्ठे हुए। वो ठीक है कि सरकार चलाने के लिए, मान लो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब जब इस बात पे मोहर लग गई कि हम एनडीए के घटक दल हैं, तो अंडरस्टूड है कि कल को चुनाव आएगा, इलेक्शन अनाउंस होगा, दोनों पार्टियां बैठ कर के निर्णय करेगी कौन कितना लड़ेगा और मिलकर के लड़ेंगे। बिल्कुल सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, जेजेपी खुद को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मानती है कि वो चुनाव लड़ सकती है? और अगर आप जैसा कह रहे हैं कि आप गठबंधन में ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो बीजेपी जेजेपी को या फिर जेजेपी बीजेपी के साथ कितनी सीटों पर साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा? दर्शक बहुत उत्सुकता के साथ ये चीजें जानना चाहते हैं क्योंकि पॉलिटिकली हम देखते हैं हरियाणा में लोग एक्टिव रहते हैं और इस तरीके की जब खबर निकलती है तो जेजेपी और बीजेपी किसके पास कितनी सीटें होंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। ये समय से ठाकुर साहब पहले की बात है। इलेक्शन अनाउंस होंगे, चुनाव आयोग द्वारा जब इलेक्शन डेट डिक्लेयर की जाएगी उसके बाद बैठ करके ये फैसले होते हैं, तब निर्णय लिया जाएगा कि कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा। जहाँ तक जेजेपी की ये बात है कि कहाँ किस सीट पे सक्षम है, हम तो पूरी 10 की 10 सीटों पे मजबूत हैं। तो ये तो डिक्लेरेशन जो चुनाव की डेट की होगी उसके बाद ये फैसला होगा। बिल्कुल, और साथ ही साथ समझना हम आपसे ये भी चाह रहे हैं क्योंकि आप प्रदेशाध्यक्ष है जेजेपी के, कि पार्टी कितनी मजबूत हुई बीते 3.5 साल में जब से आप सत्ता पर है और किस तरीके की चीजें लगातार आपके द्वारा की गई संगठन को मजबूती देने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो चुनाव होता है और वो चुनाव अब दस्तक दे रहे हैं, तो किस तरीके की तैयारी की गई, क्या पैटर्न रहा चीजों का, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, जननायक जनता पार्टी किन हालातों में बनी आप लोग सभी समझते हैं, और जननायक जनता पार्टी बनाने के बाद अभी हमारा संगठन भी हम नहीं बना पाए थे। 9 महीने के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव आ गए और उससे पहले जींद का उपचुनाव आया, लोकसभा के चुनाव आए, और उसके बावजूद भी नई पार्टी ने 9 महीने के अंदर अंदर 17.5% वोट अर्जित किया। 10 विधायक लोगों ने हमें देने का काम किया, और ये परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि बहुत सारी पार्टियाँ बनती हैं, बिखर जाती हैं, बहुत अभूतपूर्व इसको कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस पार्टी की रही। और उसके बाद लगातार संगठन बढ़ने के बाद हम फील्ड में हैं, लोगों के बीच में हैं, और आज के दिन जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। और अब भी लगातार कंटिन्यूसली हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं हरियाणा के अंदर, वो अर्बन एरिया हो, विलेजर्स हो, हर जगह हम जो है ना अपनी पार्टी को लेकर के उसको मजबूत करने के लिए कार्यक्रम रखते हैं। और अभी जो आप पूछ रहे हैं कि हर लोकसभा क्षेत्र के ऊपर जननायक जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम एक एक बड़ी जनसभा करेंगे, जिस कड़ी में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जुलाना के अंदर हमारी बड़ी सभा हो चुकी है, और हमारी सभाएं भी ऐसी होती हैं कि 10,000 प्लस 15,000 के करीब हमारे लोग थे। और अब 30 जुलाई को फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के मोहना गांव में हमने रखी हुई है, और वो भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारी जनसभा होगी। और बाकी अन्य भी 8 रहती हुई जनसभाएं हम करने जा रहे हैं। इंसो का
हमारा स्थापना दिवस आ रहा है, वो 6 तारीख को हिसार में मनाने जा रहे हैं। फिर चौधरी देवीलाल जी का जननायक का जो है ना जन्मदिन आएगा 25 सितंबर को, वो भी मनाते हैं। वो सीकर में हमने अनाउंस किया हुआ है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे जैसे कार्यक्रम देते हैं, पार्टी संगठन पूर्ण तौर बिल्कुल पे निशांत सिंह जी, बड़ी मजबूती हमारी से भी शुभकामनाएं उसको आपको क्रियान्वित कि करता है आपकी और जो बढ़िया उम्मीदें हैं उसके परफॉर्मेंस अनुकूल तमाम चीजें हों। लेकिन निशांत सिंह जी, जब जब जेजेपी और बीजेपी की बात होती है तो दो लोग सहज ही जहन में आ जाते हैं जो लगातार जेजेपी की बात करते भी है। पहले अभय चौटाला और दूसरे चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह तो बीजेपी से ही आते हैं, जो आपके गठबंधन में साथ है, जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं। वो तो उचाना सीट को लेकर ही बहुत सी टिप्पणियां कर देते हैं। अभय चौटाला की तरफ से भी हमने देखा कि वो भी अपने कैंडिडेट उतारने की बात वहां से कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब लोकसभा में आप एक साथ बीजेपी के चुनाव में जाएंगे तो जो चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसी सोच के लोग हैं जो जेजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि वो खुले होकर मुखर होकर ये कह चुके हैं कि हमें जेजेपी की जरूरत नहीं है, अगर लोकसभा चुनाव में जाना हो तो इन चीजों से कैसे डील कर रही है पार्टी या फिर करेगी? आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। और जहाँ तक आप चौधरी अभय सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं, चौधरी अभय सिंह अलग पार्टी के मालिक हैं, हमारा आज उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, उनका काम है। हमारा किसी से कोई ऐसा कोई मतलब नहीं, ना विचारधारा के टकराव है किसी तरह के, को कहीं से अनाउंस करे लड़ने के लिए। हमारा तो अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यक्रम देते हैं उसके तहत हम काम करते हैं। और अब जब एनडीए के घटक दल के रूप में डिक्लेरेशन हो गई, तब उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कार्यक्रम होंगे। और जो भी कार्यक्रम चुनाव के दौरान, जैसे चुनाव अनाउंस होते हैं, उसमें जो फैसला होता है किस सीट पे कौन लड़ेगा, वो लोकसभा हो विधानसभा हो, उस निर्णय के मुताबिक मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ठीक है निशांत सिंह जी, क्योंकि हर पार्टी के लिए कहा जाता है कि ये पार्टी गांव में मजबूत है, जैसे आईएनएलडी के लिए आज भी ये कहते हैं कि गांव में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। मैं आपसे जानना और समझना चाह रहा हूं, और शायद आप सबसे उपयुक्त शख्स इस चीज के लिए, कि जेजेपी ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां बनाया है? शहरों में, गांव में, सेमी अर्बन जगहों पर कहां पर आप मजबूत हुए हैं? किन फेज में आप खुद को बहुत मजबूत मानते हैं? क्योंकि बीजेपी अगर आपके साथ लोकसभा चुनाव में जाएगी तो वो भी देखेगी कि आप उन्हें कहां पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, जो ये कहा जाता था कि लोकदल जो है वो देहात में मजबूत है, अब लोकदल का जननायक जनता पार्टी बन चुका है। और जननायक जनता पार्टी में बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ जैसे दुष्यंत चौटाला जी हैं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनकी जो फॉलोइंग है वो गांव में तो है ही है, उस पैरेलल उतनी ही अर्बन एरियाज़ में है। आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 5-6 महीने से डेली कोई 50 प्लस कार्यक्रम सिटी के अंदर होते हैं, और हर कार्यक्रम के अंदर हजारों की भीड़ होती है। तो ये मान के चलें, जननायक जनता पार्टी का रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में दोनों जगह फॉलोइंग है, और बहुत बढ़िया फॉलोइंग है, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है निशांत सिंह जी, क्योंकि हम जिस मसले पर थे, मैं वापस अगर उस पर आऊं तो वो मसला ये कि लोकसभा चुनाव में आप लोग साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ऐसे में इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी तो जरूर हमारे दर्शकों को दें कि कितनी सीटें जेजेपी चाहेगा बीजेपी से, जहां पर वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ता हुआ दिखेगा। 2 सीटें होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 50% आप मांगेंगे, क्या रहेगा? एक रूपरेखा तो कम से कम दें, ताकि लोगों के लिए भी सोचने के लिए कुछ जहन में रहे कि आने वाली पॉलिटिक्स का दौर इस तरीके का होने वाला है, इतनी सीटें जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाली है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये समय पूर्व की बातें हैं, अभी काफ़ी समय बाकी है। लोकसभा का चुनाव आएगा, देन फिर विधानसभा का आएगा, चुनाव अनाउंस होंगे, तो तभी जाकर के इन चीज़ों पर बैठ कर के चर्चा होगी। और उस चर्चा के लिए हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अधिकृत होंगे। ये समय से पूर्व की बातें हैं।
जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। वक्त आएगा तभी ये सारी चीज़ों का खुलासा आप लोगों के सामने हम करेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि बहुत बहुत जल्दी है कि कितनी सीटें किसके खाते में होगी। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस चर्चा को विराम दूंगा। सवाल ये कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो ये मानते हैं कि जो इंडिया का गठन किया गया, यानी यूपीए की जगह अब नया नाम दे दिया गया इंडिया का, उस इंडिया में जो दल शामिल हुए हैं वो ज्यादा मजबूत है बनस्पत कि जो दल एनडीए के साथ है, क्योंकि एनडीए ने 38 का आंकड़ा दिया था और इंडिया जो है वो 2 दर्जन के करीब दलों के साथ खुद को बता रही है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि वो 24 दल ज्यादा मजबूत लगते हैं। नहीं, वो ठीक है, उनका अपना आकलन है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं उसको गलत नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक हर पार्टी और हर संगठन, कई पार्टियां मिलकर के एक समूह के रूप में जो चुनाव लड़ते हैं, वो हर एक का प्रयास होता है कि अपने आप को मजबूत करके जनता के सामने पेश करे। तो ठीक है, वो लोग अपना करते हैं। हमारा एनडीए का जो सभी घटक दल हैं वो अपना करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि और मजबूती समय जो बाकी है वो प्रदान करेगा, हमें बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और इंडिया जो नया नाम दिया गया, इसे लेकर जेजेपी क्या सोचती है? क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस पर हमलावर रहते हैं कि इंडिया नाम देने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता, और अलग अलग उसे लेकर टिप्पणियां भी दी जाती है। जेजेपी इस नए नाम पर और तमाम दलों के गठजोड़ पर, महागठबंधन पर क्या सोचती है? देखिए, हम ऐसा कोई उसके ऊपर कोई ऐतराज़ की बात करें, कोई ऑब्जेक्शन करें। एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसी तरीके से उनको जो अच्छा सुझाव लगा, लोगों ने दिया, उन्होंने इंडिया नाम रख लिया, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए, बहुत सधे हुए नेता की तरह बहुत छोटे जवाब, लेकिन बहुत मतलब उनके लाजमी तौर पर आने वाले वक्त में भी रहेंगे। निशान सिंह जी, बेहद शुक्रिया सूर्या समाचार के साथ जुड़ने के लिए और जेजेपी का क्या स्टैंड है लोकसभा चुनावों को लेकर ये स्पष्ट करने के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर। हालांकि निशान सिंह जी ने ये जरूर कहा कि बहुत ऑब्वियस है कि जब एनडीए के साथ हम हैं और हमें निमंत्रण मिला है तो लोकसभा चुनाव में भी हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन बहुत मायने ऐसी चीजों के अमूमन अक्सर देखने को मिलते हैं और अभी के लिए स्थिति स्पष्ट है कि जेजेपी बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर एक साथ जाएगी। कम से कम जेजेपी तो यही सोच रही है, यही मान रही है। लेकिन किसकी कितनी सीटें होंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगली खबर का आप रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है। जी हां, हरियाणा भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 3 सांसद भी पहुंचे। जी हां, धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक, संजय भाटिया, ये तमाम सांसद हरियाणा भवन में तो एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम दे दें कि मुख्यमंत्री अब बिप्लब देब से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि ये मुलाकात तो हुई, 3 सांसदों के साथ मुलाकात हुई और अब प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, जो लगातार हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर आ रहे हैं जब से प्रभारी बने हैं और सीधे तौर पर विपक्ष को भी घेरते हुए नजर आते हैं, अब हम लगातार देख रहे हैं कि मुलाकातों का दौर जारी है। और उन्हीं मुलाकातों के दौर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो दिल्ली पहुंचे, वो बिप्लब देब से मिलने के लिए भी पहुंचे। तो एक और मुलाकात जो बेहद अहम कही जा सकती है, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीधे रुख कर लेते हैं, संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनय, अपडेट हम चाह रहे हैं आपसे क्योंकि सीएम का दिल्ली दौरा है और इस दिल्ली दौरे पर कई सांसद भी मिले हैं, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब से भी मुलाकात चल रही है। क्या मुलाकात के मायने हैं, किस अहम चीज को लेकर यहां पर चर्चा, क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, सबसे पहले 3 सांसदों की जो मुलाकात है, अगर उनका जिक्र करूं तो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर, सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक और करनाल से सांसद संजय भाटिया ने मुख्यमंत्री से हरियाणा भवन में मुलाकात की है। और चूंकि कल से मुख्यमंत्री का जनसंवाद शुरू हो रहा है और ऐसे में
धर्मवीर, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री को ये अवगत कराने आए थे कि चूंकि मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में वो लोकसभा में रहेंगे, तो इसलिए मुख्यमंत्री के साथ वो जनसंवाद में मौजूद नहीं रहेंगे। और वहीं अगर बात करें जो अहम मुलाकात जो अभी फिलहाल जो विप्लव देव हरियाणा बीजेपी प्रभारी हैं उनके आवास पे चल रही है, तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं विप्लव देव के यहाँ। और चूंकि लगातार विप्लव देव को जो बैठकें चल रही हैं और अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं से विप्लव देव मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी अपनी जो बात है वो यहाँ पे रखते हुए नजर आएंगे। और चूंकि बैठक अभी चल रही है और संगठन को लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है तो उसके मद्देनजर भी मुख्यमंत्री और विप्लव देव जो प्रभारी हैं उनकी ये मुलाकात अहम है। संगठन से जुड़ी तमाम चर्चा यहाँ पर मुख्यमंत्री विप्लव देव से कर रहे हैं। जी चलिए विनय, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और संगठन को लेकर ये मुलाकात अहम कही जा सकती है। बहरहाल प्रदेश प्रभारी के साथ साथ सांसदों के साथ मुलाकात, और जब दिल्ली जाना होता है तो फिर इस तरीके की मुलाकात लगातार होती है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, बात करेंगे कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की, जहां पर धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। पिछले 3 दिन से ये रेड चल रही है। ये तीसरा दिन जब ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और जो तमाम दस्तावेज है उन्हें खंगाला जा रहा है। और अब बड़ी जानकारी ये कि धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर जो ईडी की रेड है वो सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि गुरुग्राम और पानीपत, जो दोनों रिहाइश धर्म सिंह छोकर की है, वहां पर ये रेड चल रही है। आप कह सकते हैं कि सिमल्टेनियसली 2 जगहों पर ये रेड चल रही है, यानी एक वक्त पर 2 जगह पर ये रेड, और तकरीबन 60 घंटे इस रेड को हो चुके हैं चलते हुए। तीसरा दिन ये रेड का है। रेड समालखां से कांग्रेस विधायक हैं धर्म सिंह छोकर, और ये रेड धर्म सिंह छोकर के निवास स्थान पर और उनके ठिकानों पर चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये रेड 10-12 घंटों में खत्म नहीं हुई जो अमूमन देखने को मिलता है, बल्कि पिछले तकरीबन 60 घंटों से ये रेड यूं ही बदस्तूर जारी है। तो अपने दर्शकों को हम पानीपत और गुरुग्राम दोनों जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की रेड हुई है। ईडी की रेड जारी है और ये रेड पिछले 60 घंटों से चल रही है। पानीपत में भी रिकॉर्ड खंगाल रही है टीम, और गुरुग्राम में भी इसी तरीके से दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी के जो आला अधिकारी आए वो अंदर गए और अंदर आने के बाद बाहर नहीं आए हैं, लगातार अंदर ही बने हुए हैं। तो इसका मतलब साफ कि जो ईडी की रेड है वो बदस्तूर जारी। चलिए सीधे रुख करते हैं पानीपत का। संवाददाता सुमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, बड़ी और अहम खबर है कि पिछले 60 घंटों से ये रेड चल रही है, तीसरा दिन हो चुका है, दस्तावेज लगातार खंगाले जा रहे हैं। क्या अपडेट्स निकलकर अब तक सामने आए हैं? बिल्कुल राज, देखिए तीसरा दिन आज ईडी को हो चुका है और आज तीसरे दिन भी ईडी जो है धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर मौजूद है और पानीपत के समालका के अंदर भी उनकी कोठी पर जो है वो ईडी मौजूद है। 3 दिन से यहीं पर डेरा जो है वो डाले हुए हैं और जिस प्रकार गतिविधियां अब ईडी के लगातार हो रही हैं, शाम के नाश्ते का भी ऑर्डर कर दिया गया है, डिनर का भी ऑर्डर कर दिया गया है, उसको देखकर यही लगता है कि जांच आज भी चलने वाली है। शायद कल तक जो है ईडी की जांच पूरी हो और कल जो है इनके घर से बाहर निकलेगी, क्योंकि तमाम ठिकानों पर जो है वो ईडी द्वारा रेड की जा रही है। तीसरा दिन है। घर के अंदर बताया जा रहा है कि 6 सदस्य मौजूद है जिनमें एक नौकर है। उन सभी के भी मोबाइल फोन जो है वो ईडी द्वारा बंद करवा दिए गए हैं और उनके बाहर आने पर पाबंदी लगा दी गई है और अंदर जाने पर भी किसी की पाबंदी है। सीआरपीएफ के जवान लगातार 24 घंटे जो है वो गेट पर मौजूद है और लगातार ईडी द्वारा जो दस्तावेज कोठी के अंदर मौजूद है वो खंगाले जा रहे हैं। घर वाले लोगों से जो है वो पूछताछ लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल सुमित, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो रेड है ये 2 जगहों पर चल रही है, एक पानीपत में जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और तमाम अपडेट्स उन्होंने दिए। गुरुग्राम की तरफ रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से संवाददाता नीरज अंबावता
जो मौके पर गए और हमारे दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाई जहां पर ये रेड चल रही है। हम चाहेंगे कि दर्शकों को भी वो तस्वीरें दिखाई जाए और नीरज अंबावता जो ग्राउंड जीरो पर जुड़े थे, क्या कुछ अपडेट्स गुरुग्राम से निकले वो भी जरा दिखा देते हैं। पानीपत के समालका से विधायक धर्म सिंह छोकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 3 दिन से लगातार उनके ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। और फिलहाल मैं गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 के उनके मकान के बाहर हूं, जहां लगातार पिछले 3 दिनों से ईडी की टीम जांच कर रही है। और जांच इस बात की कर रही है कि जो माहिरा होम्स थे उसमें लगातार बायर्स की तरफ से अपने जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई इन्वेस्ट की थी, और लेकिन बिल्डर की तरफ से ना तो उनको उनके पैसे मिले और ना ही उनके सपनों का आशियाना मिला। हालांकि लगातार जो बायर्स थे वो गुरुग्राम के अलग अलग विभागों के सामने अपनी गुहार लगाते रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर की तरफ से कोई उन्हें आश्वासन नहीं मिला। और इस पूरे मामले में गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में भी एक मामला दर्ज है, लेकिन अब ईडी के पाले में ये गेंद गई है। और लगातार पिछले 3 दिनों से ईडी की टीम धर्म सिंह छोकर के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। और गुरुग्राम के इस मकान में भी पिछले 3 दिनों से लगातार ईडी की टीम तमाम कागजों को खंगालने की कोशिश कर रही है, और एक एक कागज को बड़ी बारीकी के साथ खंगालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब ईडी की टीम इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाए तो ये पूरा केस मजबूत हो। लेकिन अब ये रेड 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन कितने दिन और चलेगी ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। तो धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर ये रेड चल रही थी, और ये रेड चल रही है पानीपत और गुरुग्राम में, जो अभी भी जारी है। तीसरा दिन ये इस रेड का। अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए इंडिया नाम से बना गठबंधन, और मणिपुर में हुए हादसे पर संसद में काले कपड़े पहनकर विपक्ष के नेताओं के आने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि काले कपड़े तो तब पहने जाते हैं जब कोई स्वर्ग से धार जाता है। इस नई पार्टी का भी कोई स्वर्ग से धार गया होगा, इसीलिए ये काले कपड़े पहने जा रहे हैं। वहीं यूसीसी पर अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, इन तमाम मसलों पर उनकी तरफ से किस तरीके से विपक्ष पर तंज कसा गया, आप इस रिपोर्ट में देखें। एक तरफ तो मणिपुर में हुए हादसे के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में 26 दलों के महागठबंधन में अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर दिया। स्वाभाविक था, नाम की सियासत पर सवाल उठना ही था। संसद में हंगामे के साथ ही बीजेपी जिन राज्यों में सत्ता पर काबिज है, वहां से भी आवाजें कांग्रेस के खिलाफ उठने लगी। और इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि काले कपड़े तो तब पहने जाते हैं जब कोई स्वर्ग सिधार जाता है। काले कपड़े तो मातम में ही डाले जाते हैं। अब ये जो नई पार्टी बनी है, इसका जन्म लेने के साथ ही कोई ना कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, इसीलिए काले कपड़े डाल के आए हैं। वहीं देश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून पर आयोग ने लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे हैं, और कुछ लोग इसके विरोध पक्ष में हैं। इस पर अनिल विज ने कहा कि यूसीसी मतलब सबके लिए समान नागरिक संहिता, यानी सभी के लिए एक कानून। सुनिए। यूसीसी है सबके लिए समान नागरिक संहिता, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग ना होके सरकार के लिए सभी लोग एक हैं, सभी लोग समान हैं, वो उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। नहीं, कुछ लोग तो पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हैं। वो तो दिन चढ़ेगा तो भी विरोध करते हैं, रात होगी तो भी विरोध करते हैं। अब इसमें किसी को क्या एतराज है कि सबको समान नज़र से देखे सरकार? ये तो ऐसा तो शुरू से माना गया है कि सरकारों के लिए सबको समान नज़र से देखें। एक बात तो तय है कि विपक्ष पर लगातार गृह अनिल विज हमलावर रहते हैं, और कांग्रेस पर करारा व्यंग करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। वहीं एनडीए के खिलाफ बने गठबंधन पर कहा कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है, और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने आप चुनाव लड़ने में सक्षम है। किसी के साथ चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नजर नहीं आएगी। ये रिपोर्ट आप देखें।
हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश की मनोहर सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं। वर्तमान में प्रदेश में हुए बाढ़ के हालातों का ठीकरा सरकार पर फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जनवरी में बाढ़ नियंत्रण को लेकर हुई बैठक में जो बातें हरियाणा सरकार ने की थी वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आई। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी थी ड्रेन की सफाई करवाने की, उसे नहीं किया गया, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए हैं। सुनिए। अब बात की बात, अब तो राहत देनी चाहिए लोगों को, और ज्यादा खतरे बढ़ रहे हैं जो राहत लेके जा रही है। लोगों में पशुओं की बड़ी परेशानी है, पशु चारा उपलब्ध नहीं है, पशु के चारे का उपलब्ध करना चाहिए। और ऐसे जो फ्लड आते हैं तो बीमारी फैलने का खतरा होता है, तुरंत जो है दवाइयों का और डॉक्टरों का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा है, ये तो घोटाले का काम ही है। इसी वास्ते हमने कहा है ये परिवार पहचान पत्र, ये प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, मेरे इतना नुकसान का उसका पोर्टल, ये सब जो है पोर्टल पे डिजिटल कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल करनी चाहिए जन को। बेरोजगारी भी इसी वास्ते बढ़ी है। पोर्टल पर जाओ, पोर्टल पर बैठे रहो, पोर्टल सरकार है, हमारी सरकार है कि जो पोर्टल चलते करें, जो जन विरोधी पोर्टल हैं, लोगों को तंग करने वाले हैं, वो पोर्टल इनके साथ ही चले जाएंगे। इतना ही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को लिपापोती की बजाय लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए और जो इस बाढ़ आपदा के दौरान नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिजनों को सरकार 4 लाख की बजाय 20 लाख रुपए का मुआवजा दे। तो 4 लाख रुपए जो अनाउंस किया सरकार ने वो नाकाफी है, कम से कम 20 लाख रुपया उनको देना चाहिए। और तुरंत अब ये करे कि पोर्टल पे आएगी किसान, पोर्टल के खेत डूबे पड़े हैं, पोर्टल चलाना नहीं आता। हम 4-5 आदमी बैठे मेरे साथ, किसको पोर्टल चलाना आता है? वो किसान कहाँ से पोर्टल चलाएगा? तुरंत गिरफ्तारी करके और 48 घंटे अंदर राहत दी जाती है, राहत देना चाहिए। वहीं विपक्ष द्वारा बनाए गए इंडिया नाम के महागठबंधन पर कहा कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, न कि प्रदेश चुनाव के लिए। हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। बहरहाल सरकार पर सवाल उठाने का कोई अवसर नेता प्रतिपक्ष नहीं छोड़ते हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार किस रूप में इन बयानों को लेती है और जवाबी प्रहार करती है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। और अब बड़ी खबर, क्लर्क्स की हड़ताल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं, नो वर्क नो पे। जी हां, ये लगातार कहा जा रहा था कि सरकार इस तरीके का आदेश जारी कर सकती है और अब ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि नो वर्क नो पे सरकार की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी अगर आप हड़ताल पर है और अपनी ड्यूटी पर नहीं पाए जाते तो फिर उस दिन की तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी। क्लर्क्स के लिए ये बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर, क्लर्क की सैलरी काटने के आदेश जारी हो चुके हैं। आदेशों का इंतजार था, वो आदेश अब आ चुके हैं। नो वर्क नो पे के प्रिंसिपल के आधार पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि 5 जुलाई से हड़ताल पर है प्रदेश की क्लर्क एसोसिएशन, बहुत से क्लर्क्स इसके अंदर है और ऐसे में इनकी जो मांग वो ये कि 35,400 रुपए बेसिक पे की जाए। लेकिन इसे लेकर जो 2 दौर की बातचीत चली, सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि ये बातें तर्क संगत नहीं है और ऐसे में इन तमाम चीजों पर बात बनती हुई नजर नहीं आती। अलग अलग प्रदेशों का जिक्र भी सरकार की तरफ से इसमें किया गया कि कहां पर किसकी कितनी तनख्वाह, और जहां पर सबसे ज्यादा तनख्वाह है हम उतनी बेसिक देने के लिए तैयार है। लेकिन जो फॉर्मूला क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से सुझाया गया वो तर्क संगत नहीं। किसी भी मांग का एक मूल्यांकन करना चाहिए कि मांग कितनी जायज है। जनता भी कर रही है, मुझे लगता है अब जनता ही इनके खिलाफ खड़ी होने वाली है। जब आपके दिल्ली पंजाब 19,900 रुपये दे रहे हैं, हरियाणा भी 19,200 रुपये दे रहा था, हिमाचल 20,200, राजस्थान शायद 20,800। ये कुल मिला के ये है कि केवल एक यूपी था जो 21,700 दे रहा था। हमने तुरंत बगैर उनको किसी भी रूप में पहली मीटिंग में 21,700 रुपये कह दिया। उसके बाद फिर हमने कुछ और उनके लिए अलग से बात की, उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अव्यवहारिक जिद है, जो इनकी मांगी नहीं जाएगी। जो हमने कहा ये फाइनल है। अगर इसके आधार पर ये बैठना चाहते हैं दोबारा तो ठीक है, नहीं तो पब्लिक के कार्य और पब्लिक के हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो
चाहे वो सरकार हो, हम सबका उद्देश्य केवल लोगों की सेवा करना है और ये लोगों की सेवा करना तो दूर, उसमें बाधा बन रहे हैं। मैं बड़े आग्रह से नम्र निवेदन के साथ उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपने काम पर लौटे। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते तो नो वर्क नो पे हम तुरंत लागू करेंगे और उसके अलावा लोगों को राहत दिलाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो अधिकार सरकार के पास है कर्मचारी की हठधर्मिता के खिलाफ, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। क्लर्क्स की हड़ताल लगातार जारी है। सरकार और क्लर्क्स के बीच दो दौर की बातचीत बेनतीजा रही। ऐसे में क्लर्क्स का धरना 5 जुलाई से अब तक जारी है। नूंह के जिला सचिवालय के गेट के बाहर 23 दिनों से लिपिक कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। वहीं अब सरकार ने कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी है। क्लर्क्स का कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, हम धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नूंह जिला सचिवालय गेट के बाहर 5 जुलाई से लिपिक कर्मचारी अपनी पे स्केल बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। देना होगा, देना होगा। लिपिक कर्मचारियों की 3 बार सरकार के साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक तीनों बार विफल रही। तीसरे दौर की बैठक होने के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किए कि जिला मुख्यालय पर बैठे लिपिक कर्मचारियों की संख्या बताई जाए तथा वे किस विभाग से हैं वह भी बताया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि 5 जुलाई से हम धरने पर बैठे हुए हैं। 3 बार सरकार के साथ वार्ता भी हुई है, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि लिपिक कर्मचारी हड़ताल खत्म करें। लिपिक कर्मचारियों का कहना है कि अब सरकार द्वारा उनकी गिनती मांगी गई है। उन्हें खुशी है कि सरकार को लिपिक कर्मचारियों की याद आने लगी है। हम चाहते हैं कि सरकार पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की एकमात्र मांग को पूरा करे और हमारे पे स्केल को 35,400 किया जाए। यदि कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में कर्मचारी सरकार के विधायकों का घेराव करेंगे या फिर सरकार का पुतला भी फूंकने का काम करेंगे। संघर्ष को हम और तेजी से आगे ले जाएंगे और हमें आवश्यकता पड़ी तो रोड जाम भी करेंगे। बसों को जो है ना हड़ताल में शामिल करेंगे, चालक परिचालकों को, और हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे, क्योंकि ये कोई नाजायज मांग नहीं है। हम पिछले 20 साल से हमें दबाया ही जा रहा है और सरकार को ये पता भी है कि हाँ इनके साथ अन्याय हुआ है, उसके बावजूद पता नहीं देने में क्या ऐतराज है। कर्मचारियों का कहना है कि संघर्ष अभी कितना ही लंबा क्यों न चले, इसके लिए हम तैयार हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। वहीं हरियाणा सरकार ने क्लर्कों की हड़ताल को लेकर सख्ती दिखाई है और साथ ही नो वर्क नो पे का आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। नूंह से अनिल मोहनिया, सूर्या समाचार। और चलिए बात कर लेते हैं बाढ़ की। बारिश के कारण आई बाढ़ का कहर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा अभी भी टला नहीं है। हरियाणा के कई जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। यहां बाढ़ के पानी से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त दिखता है। लोगों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो फतेहाबाद और सिरसा सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बढ़ाते हुए इन दिनों में नजर आए थे। फतेहाबाद से ये रिपोर्ट आप देखें। फतेहाबाद में बाढ़ का पानी 2 फुट से ज्यादा उतर चुका है, लेकिन पानी को जिस दिशा में निकाला जा रहा था वहां से पानी ज्यादा रफ्तार से ना निकलने पर हाईवे के पास ही ठहर गया है, जिससे अभी भी हाईवे के किनारे 8-10 फीट जल जमाव है, जिसके चलते गांव खाली होने लगी है। वहीं यहां के आउटर एरिया में बनी वेनिबल कॉलोनी पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई है। यहां पर बसे करीब 40-50 घर पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। घरों के बाहर ताले लग गए हैं, जमीनें खिसक चुकी हैं और गलियों को पानी ने घेरा है। कुछ एक घरों में अभी भी पानी जमा है। जिन घरों में पानी निकल चुका है वहां बाढ़ बर्बादी के निशान पीछे छोड़ चुका है। बाढ़ के पानी कम होने के बाद लोगों को कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ बुखार, आंखों से संबंधित रोगों के काफी मरीज सामने आ रहे हैं, जिनका मेडिकल टीमें लगातार चेकअप करने में जुटी हुई है। जिन गांव के आसपास बाढ़ का पानी खड़ा है वहां मेडिकल टीमों के कैंप लगाए जा रहे हैं और जरूरतमंद चीजों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है, मानसून अभी बाकी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। तो ये आपने हरियाणा के फतेहाबाद का हाल देखा। अब रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल के 9 जिलों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में मौसम एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। बात अगर चंबा की करें तो चंबा में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में हाल ही में कई इलाकों में बादल फटने से गांव और शहरों को काफी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर मलबे का सैलाब देखा गया। मलबे में दबे घरों को देखा गया। पानी के तेज बहाव में बहती कारों को देखा गया। ऐसी ही एक और तबाही चंबा में हुई, जहां बादल फटने के बाद सैलाब की स्थिति बनी। चंबा होली की चनहौता में बादल फटने से भयानक तबाही मची है। चंबा के गाँव मछेतर में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। पानी के तेज सैलाब ने न केवल सड़कों, गांव और शहरों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि चंबा में निर्माणाधीन विद्युत कंपनी की मशीनरी तेज बहाव में बह गई। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कैसे बादल फटने के बाद तबाही मची है। सड़कों पर मलबे का ढेर लगा है। मकान मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार चनहौता गाँव में बादल फटने के बाद आई तबाही में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में बहते सैलाब ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। कंडेलू धार में बादल फटने से नाले में बाढ़ आई, जो अपने साथ कई घरों को बहा कर ले गई। बाढ़ आने के कारण पानी मछेतर में पुल के ऊपर बहने लग गया, तो साथ ही लगते घर और दुकानों में भी पानी घुस गया। जैसे ही बादल फटने की घटना हुई, नाले की आवाज सुनकर यहाँ काम कर रहे लोगों ने टनल में घुसकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को भी यहाँ पर बादल फटने से तबाही मची थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। करीब 1 दर्जन लोगों ने भागकर जान बचाई थी। बादल फटने की तबाही के बाद यहाँ पर प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। चंबा से अमृतपाल सिंह, सूर्य समाचार। तो सिर्फ चंबा ही नहीं, हिमाचल के अलग अलग जिलों का हाल बेहाल दिखा। हिमाचल में इस बार मॉनसून का कहर पूरे तरीके से लोगों पर जानलेवा रहा। इससे जानमाल का रिकॉर्ड तोड़ नुकसान हो चुका है। अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि मॉनसून अभी बाकी है। इसे लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। बाढ़ और बारिश का कहर कई राज्यों में जारी है। बाढ़ से कई राज्यों में भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। मानसून से पहले ही बाढ़ ने हिमाचल का कमर तोड़ रखा है। फिर से भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 दिनों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले 1 अगस्त तक भी बारिश होने की बात कही। साथ ही आपको बता दें, प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। इसे देखते हुए जनता को सावधानी बरतने, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों और उफनते नदी नालों के आसपास नहीं जाने की एडवाइजरी दी गई है। वहीं 29 जुलाई से प्रदेश में मानसून की बारिश में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। 2 से 3 दिन तो ऑरेंज अलर्ट रहेगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है 1-2 जिलों में। उसमें शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और बिलासपुर, इन जिलों में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होने वाला अगले 3 दिन। तो अभी बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा रेनफॉल से। जो बारिशें चल रही हैं बिल्कुल कंटिन्यू करेंगी। उसके बाद 29 के आसपास कुछ कमी आएगी रेनफॉल में। अगले 3 से 4 दिन फिर बारिश कम होगी। तो 3 अगस्त तक ये संभावना है कि कुछ बारिशों में कमी आएगी। हालांकि बीच बीच में स्कैटर्ड टू फेयरली वाइडस्प्रेड बारिशें होती रहेंगी। अभी तक हिमाचल में मानसून आफत से 168 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में 5,361 करोड़ रुपए की निजी और सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं प्रदेश में आगे भी मौसम साफ होने की संभावना नहीं है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। जहां एक और सूबे में बारिश की वजह से होने वाले भूस्खलन से लोग परेशान हैं, वहीं सिरमौर जिले का एक गांव ऐसा भी है जिसमें भूस्खलन हो रहा है, मगर
इस भूस्खलन की वजह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि खनन है। कौन सा गांव है, किस तरह से लोग यहां परेशान हैं और अब स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। हिमाचल में मानसून की शुरुआत से ही बारिश की वजह से सूबे में तबाही हो रही है। लोगों के घर से लेकर खेत सभी सैलाब की भेंट चढ़ गए हैं। ये तबाही तो थी प्राकृतिक रूप से, लेकिन सिरमौर जिले के एक गांव में लोग परेशान हैं खनन की वजह से। हम बात कर रहे हैं बनौर पंचायत के खतवाड़ गांव की। ये गांव जिला मुख्यालय नाहन से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर लगभग 25 परिवार रहते हैं, जिनको यहाँ पर चल रहे खनन की वजह से अपने घर खोने का डर सता रहा है। खनन के कारण लोगों के घर से लेकर खेत तक दरार पड़ चुकी है। लोगों के घर टूट चुके हैं, फसलें बह गई हैं और जमीन तबाह हो चुकी है। यहाँ पर पहुंची मीडिया की टीमों से बात करते हुए समाज सेवी नथुराम चौहान ने बताया कि प्रशासन इन ग्रामीणों की तकलीफ को अनसुना कर रहा है। बेतुकी बातों से इन्हें टालने में लगा है। यहाँ के लग रहा है जैसे ये लोग सच में आदम जीवन जो समय था उसमें जी रहे हैं। हम लोग शायद पहले से भी प्रयास कर रहे थे हफ्ते भर पहले आने का, लेकिन आने का कोई साधन नहीं था। बिल्कुल ये टापू की तरह बना हुआ और चारों तरफ से आने के लिए बड़ा यहाँ खतरा है, आ नहीं सकते हैं आसानी से। आज भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं। समस्या यहाँ पर ये है कि सरकार और प्रशासन की बड़ी अनदेखी है। हर बार जब भी यहाँ आपदा जब भी विपदा है तो क्या कहा जाता है कि प्रधान को बोल दिया वो एक तिरपाल दे देंगे। हैरानी की बात है कि तिरपाल लगाएंगे कहाँ, जब जमीन है नहीं, मकान है, तो तिरपाल कहाँ लगाएंगे? क्या शासन प्रशासन को दिखता नहीं कि तिरपाल लगाने के लिए जमीन तो चाहिए नहीं चाहिए? जब जमीन ही खिसक गई, जमीन ही खत्म होगी तो तिरपाल कहाँ लगाएंगे? स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन का मलबा सीधा खड्ड में फेंका जा रहा है, जिसके चलते उस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घर के हालात सर बहुत बुरे हाल है, क्योंकि हम रात दिन बहुत डरे हुए हैं और हम यहाँ पे अब बहुत मजबूर, ना पानी है ना बिजली है और ना हम घरों में कुछ रह सकते हैं। हमारे को बहुत डर सर यहाँ पे, या तो हमारे को जमीन दिला जाए कहीं ना कहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं और तो बहुत पैसे वाले, हम बहुत गरीब है सर। फसल मक्की, अदरक, अरबी और सर हल्दी, बाकी राजमा सारा कुछ चला गया। अब खेत भी नहीं हमारे पास है, दूसरे को खेत में हमने गोबर डालना है। अब हमारे पास खेत बिल्कुल से भी नहीं है, एक खेत था वो सारा गिर गया और अब हम बहुत परेशान है सर। अब साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि खाने गांव के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हैं, जिसके कारण घरों को नुकसान अधिक हो रहा है। पहले आवाज उठाई 2016-17 में, उस समय सर हमें डराया धमकाया गया और आज तो हमारे सर जिंदगी पे आँच आई है। सर गांव में तो हमारी ज़मीन तो बह गई और घर में दरारें आ गई सर। अब तो ये देख लो आप मौके पे सर, ये देखो इधर बिल्कुल खान नज़दीक आ चुकी है सर हमारे घर के। यहाँ से लगभग 150-200 मीटर होगा सर। प्रशासन को इस और ध्यान देने की जरूरत है और ग्रामीणों की इस परेशानी का हल ढूंढना चाहिए, जिससे लोग चैन से अपना जीवन यापन कर सकें। साथ ही खननकर्ता ठेकेदारों के खनन करने के तरीकों पर ध्यान देने की जरूरत है। नाहन से सतीश शर्मा, सूर्या समाचार। सूर्या विशेष में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।